Akbar, Om Breaking Akbar. lie of Maulana and Mufti on my channel, Ex-Muslim Sahil Official. Stay tuned. अस्वीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक कर। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि आज का सिलसिला हम शुरू कर सके। करना भाई ने कंफर्म किया है, आवाज आ रही है। और चलिए, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है, थैंक यू सो मच। जितने लोग देख रहे हैं, 650 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। कमेंट भी आपने करते रहना है ताकि यूट्यूब रिकमेंडेशन में वीडियो जाए। जैसे कि आपने टाइटल देखा है, ये एक स्पेशल स्ट्रीम है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं गाजा वर्सेस इजराइल का जो मसला चल रहा है। आप लोगों ने देखा, हाल में 2-3 दिन पहले कुछ वीडियोस सर्कुलेट हुई है और मैं समझता हूं हम में से अक्सर लोगों ने उन वीडियोस को देखा है जहां पे एक महिला को, जो हमास के आतंकवादी है, वो बिना कपड़ों के गाड़ी में डालकर उसको परेड करवा रहे हैं, नेकेड परेड करवा रहे हैं और उस पे वही जिहादी नारा अल्लाह अकबर वाला चिल्ला चिल्ला कर बोला जा रहा है। और वहाँ के जो नौजवान है वो उस बॉडी पे थूक रहे हैं। यानी इतना ग्रूसम, इतना डिस्टर्बिंग, इतना दिल दहला देने वाला वीडियोस थे वो। और उसी के साथ साथ एक फीमेल को जो है, जिसके जो ट्राउजर है उसमें पूरे खून के मार्क्स दिखाई गए, जिससे बिल्कुल साफ होता है कि मल्टीपल लोगों ने उस लड़की का रेप किया है और अल्लाह अकबर कहकर। तो ये क्या है सारा मामला और इसकी क्या डिटेलिंग है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ एक खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं जो अच्छी पकड़ रखते हैं जियो पॉलिटिक्स में। विदाउट एनी डिले मैं इनको स्ट्रीम में ले लेता हूं। हमारे साथ है बड़े ही आदरणीय सुमित पीर साहब। सुमित जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और प्रणाम, नमस्ते मेरी तरफ से भी और मेरे सारे दर्शकों की तरफ से भी। आपको बहुत सारा प्यार और हमारे इस चैनल पे आपका वेलकम है। फर्स्ट टाइम आप जुड़े हमारे चैनल पर। म्यूट है आप, म्यूट पे बोल रहे हैं। साहिल भाई, चैनल पे बुलाने के लिए सादर आभार और सभी दर्शकों को प्रणाम और साधुवाद आपको जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुमित जी, क्या है पूरा मामला? इतना डिस्टर्बिंग वीडियोस हमारे सामने आया और उसके बाद फिर एक वॉर इजराइल ने डिक्लेयर किया कि ये वॉर लाइक सिचुएशन है। और क्या कुछ चल रहा है, सारी चीजें डिटेल में हम आपसे जानना चाहते हैं। तो हमें और हमारे जो दर्शक है उनको आप बताइएगा कि चल क्या रहा है। जी, देखिए साहिल भाई, सबसे पहले हमें एक विषय यहाँ बिल्कुल क्लियर समझना पड़ेगा। ये जो लड़ाई है ये दशकों पुरानी है, ये कोई आज की लड़ाई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम 6 अक्टूबर की बात करते उस दिन इनका यहूदी जो होते इनका नया साल होता है, नए साल का जश्न चल रहा था और अक्टूबर के पूरे महीने में लगभग ये जश्न चलता रहता है। इस जश्न में सुबह 6:30 बजे क्या होता है कि जो हमास है, अब गाजा की आप परिकल्पना करें तो इसमें 3 क्षेत्र आते हैं। इजराइल में 3 क्षेत्र आते हैं। इजराइल, इसमें आता गाजा पट्टी और इसमें आता वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास साहब की हुकूमत है। ये जो गाजा पट्टी है, इसमें ये जो आतंकवादी मलेशिया है हमास, इनकी सत्ता चलती है साहब। अभी जो हमास वाले थे ये काफी देर से इजराइलों पे एक अटैक करना चाहते थे और उस दिन क्या था, 6 अक्टूबर को एक वॉर ऑफ यागुपुर कहते हैं उसे, यागुपुर,
वो 50 साल पहले की लड़ाई का 50वां सालगिरह थी, जब इजराइल ने पूरे 6 अरब देशों को एक साथ पछाड़ा था। 6 दिन की लड़ाई हुई थी, उसकी सालगिरह थी, 50वीं साल। 6:30 बजे क्या होता है, जो बॉर्डर पोस्ट आप देखते हैं, बॉर्डर पोस्ट है, फेंस वेंस लगा सब कुछ। सबसे पहले ये लोग आते हैं पैराग्लाइडरों के जरिए। पैराग्लाइडर होता है ना, वो पीछे वो पंख लगा हुआ, उसके जरिए आते हैं करीब 60 से 70 लोग। जब ये नीचे लैंड करते, ये फायरिंग करना शुरू करते। जब ये फायरिंग करना शुरू कर देते तो थोड़ी हड़कंप मच जाती, सिविलियनों को मारना ही शुरू कर देते। उसके बाद इनके ड्रोन आते हैं और जहां जहां इजराइल की तोप है, जहां जहां उसके ऊपर मतलब ड्रोन से इन्होंने हथगोले गिराने शुरू कर दिए, ग्रेनेड गिराने शुरू कर दिए। तो यहां हो गया पार्ट नंबर 2। जब ये हुआ तो फिर इनके कुछ लोगों ने जाके छोटा सा फेंस का हिस्सा काट दिया और यहां से आते हैं करीब करीब 500 मोटरसाइकिल पे सवार। एक बंदा चला रहा है, एक बंदा पीछे, दोनों के हाथ में बंदूक है और वो मारने का काम कर रहे हैं। जब मोटरसाइकिल वाले घुसते हैं, इतने में करीब हमास वाले कुछ हजार रॉकेटें दागते इजराइल में साउदर्न साइड की तरफ। तो जाहिर सी बात है, टेंशन वहां जाएगा, ये वाला साइड खाली रह जाता है। जब ये कहानी चलती रहती है, फिर इतने में ये फेंस को काट देते हो। फिर आते हैं हमवीज में, वो जो टयोटा के पिकअप्स होते हैं, 8 लोग, एक आगे एक पीछे, 6 पीछे, और ये गोलियां बरसाते हुए लोगों को मारते हुए चलते। जब ये जाता, फिर आता साहिल भाई बुलडोजर पूरे फेंस को तोड़ देगा। इसमें 72 बंद गाड़ियों में और मिलिशिया आ जाए। ये जो अनुमान है, कुछ हजार आतंकवादी घुसते हैं, वो औरतों, बीबी, बच्चा, कच्चा जो भी है उसको मौत के घाट उतारने का काम करते हैं। अब जो खुलासा हुआ है, इससे ये पता लगा है कि ये जो चीज थी, इसकी हमस ने प्रैक्टिस की थी। गाजा पट्टी में एक ऐसा उन्होंने एक रेप्लिका बनाया था जिसमें उन्होंने अटैक की प्रैक्टिस की। ये पूरा कोऑर्डिनेटेड प्लान था, पूरा कोऑर्डिनेट, पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, कहाँ जाएगा। इतने में जब लोग मरते गए, और यहाँ एक बहुत दर्दनाक घटना होती है जिसका मैं आपको विवरण दूंगा। यहाँ एक हाइफा में फेस्टिवल खैर होते रहते, एक डेजर्ट फेस्टिवल हुआ था जो गाजा के बिल्कुल बॉर्डर के पास होता है। यहाँ 250 युवक, मतलब लड़के लड़कियां थे, वो डांस वांस, खाना पीना, वो सब हो रहा था। अचानक उन पे हमला होकर पूरे 250 के 250 मारे जाते। ये जिस लड़की का आप जिक्र कर रहे थे साहिल भाई, ये जर्मन लड़की थी, चीजू, शायद मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ आई थी ये फेस्टिवल को देखने के लिए, इस फेस्टिवल में शरीक होने के लिए। इसको भी हमस के आतंकवादियों ने मार गिराया। फिर इसका बलात्कार होता है, फिर इसके कपड़े फाड़ के इसके शव को, वो जिसे हम कहते हैं ना, माले गनीमत समझ के उस पर अल्लाह अकबर के नारे लगाते लगाते वो हमस ले जाते, और देखते देखो भैया हमने कितनी बहादुरी का काम किया, कितने बड़े सूरमा। सबसे बड़ी घटना वही होती, 250 लोग तो भाई सीधे सीधे वही मरते, 250 बच्चे, मतलब 21 साल 17 18 साल के बच्चे आप जाते, तो ये बेचारे वहीं मरते। फिर ये घरों में घुसते हैं। एक बड़ा दर्दनाक वीडियो है कि एक बच्चे को मारते हैं उसके सामने, माँ बाप के सामने। काफी लोगों ने रेजिस्ट किया, सबको मारा इन्होंने, बच्चों को नहीं छोड़ा। उसके बाद इन्होंने बच्चों को कैदी बनाया, और आपने एक वीडियो देखा, वो मुर्गे के पंजरे में बच्चों को गाजा में इन्होंने रखा, उनकी बोली लगा। फिर जो बच्चे लिए उनको तंग करना है, औरतों का इन्होंने बलात्कार किया। कितना भयंकर बलात्कार हुआ, इतने भयंकर शोषण और प्रताड़न हुआ कि अगर आप देखें, जो जेनाइटल्स होते हैं, आपने देखो खून से सने पहचान, वो खून आया बलात्कार करके। जब 20-50 जिहादी बलात्कार करके, आप समझ सकते क्या होगा। और ये लोग इंसान नहीं है, ये हैवान। इन्होंने इसको, ये फिर उन लड़कियों को माले गनीमत समझ के ये इजराइल की तरफ ले गए। आईडीएफ के जितने सोल्जर थे उनको मारा, कुछ को इन्होंने होस्टेज लिया। सो बच्चे को लिया, बुढ़े को लिया, बुढ़िया को लिया, लड़कियों को खासकर इन्होंने होस्टेज लिया। इस प्रकरण में हमारे भारत के 10 भाई थे वहां पे हिंदू, उनको मारा गया। फिलीपींस के लोगों को मारा गया, थाईलैंड के लोगों को मारा गया, और हमारे नेपाली 12 भाई थे, उनको घाट उतारा आपकी आवाज, हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज? जी ये आ रही है, मेरे ख्याल से मेरे कनेक्शन में कुछ इश्यू। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। अगर अच्छा, कुछ इससे पहले के आप सुमित जी, इससे पहले, आई एम रियली सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मैं आपको और दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हमारे दर्शक तो ये पहले से जानते हैं, ये जो पूरा मामला हुआ है,
मुझे ये पूरा सिनेरियो लगा 1400 साल पहले जो होता था। जी 1400 साल पहले जिस तरीके से सो कॉल्ड रहमत लिल आलमीन इस दुनिया में आए थे, वो और उनके सहाबी जिनको कंपेनियंस कहा जाता है, और जी खुद रसूलुल्लाह जो है वो इनके बारे में कहते हैं कि ये बेस्ट ऑफ जनरेशन है। जी अगर मैं आपके सामने एक हदीस रखता हूं और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि ये जो आतंकवादियों ने जो किया है उसमें और जो 1400 साल पहले चलता था उसमें आपको कोई फर्क नजर आता है क्या? ये देखिए, मैं आपके सामने एक हदीस पेश कर रहा हूं। ये देखिए, ये आ गई आपके सामने हदीस। ठीक है, जी सही बुखारी की हदीस है। बुखारी के बारे में आपको बता दूं, सही बुखारी ऐसी किताब है जिसके बारे में मुसलमानों का ये इत्तेफाक है कि कुरान के बाद जो सबसे ऑथेंटिक किताब है, जी सबसे ऑथेंटिक किताब कुरान के बाद सही बुखारी है। सारी ऑथेंटिक हदीसें इसमें है। उसमें ये एक हदीस है जिसका नंबर है 2228। अब देखिए, मैं जी पढ़ता हूं, आप देखिएगा और आज की सिचुएशन को आप मैच करिएगा और बताइएगा कोई फर्क है क्या। क्या कहती है हदीस? अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, तो आप अज़्ल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर ही रहेगी। यहाँ पे देखिए कि आ, जंग में जाना या वॉर करना या बल्कि जंग थोपना, अटैक करना, ये रसूलुल्लाह और सहाबा का काम रहा है। और वहां से जब वो जंग में जाते, जिस तरीके से यहाँ इन्होंने मारा लोगों को और उसके बाद औरतों को, महिलाओं को पकड़ा, उनके साथ रेप किया, ये सेम काम जो है वो सहाबा भी कर रहे थे। वो भी औरतों को पकड़ रहे थे, उनके साथ सेक्स भी करते थे और उनको बेचते भी थे। जी तो ये चीजें जो कर रहे हैं ये बिल्कुल मैच होती है रसूलुल्लाह और सहाबा के तरीके के साथ। आप बताइए कि आपको कोई फर्क नजर आ रहा है इसमें? देखिए साहिल भाई, मैंने इसीलिए वर्ड यूज किया था माले गनीमत, मतलब प्रोसीड्स ऑफ वॉर, कि इनको बच्चों को लेके बेचना, लड़कियों के साथ बलात्कार करना, मतलब ऐसा बलात्कार कि खून से सने पैजामे मिल रहे हैं, औरतों को ले जाना, बच्चों को ले जाना। और मैंने तो, और ये जो कुछ फिलिपिनो थे, एक फिलिपिनो बेचारे का पेट कटा था, फिर फावड़े से ले लेके उसकी गर्दन काट दी गई। कुछ इजरायलियों को लिया गया, ट्रक पे रखा गया, जैसे बकरे का गला काटते वैसे उनका गला काटा गया। ये वीडियो सब इंटरनेट में, मैं कोई स्टोरी नहीं बता रहा, उनका गला काटा गया और गला काट के उसकी बॉडी पे, ये गर्दन काट के, उसका सर काट के उसकी बॉडी पे रखा गया। तरीका आइसिस और हमास का बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम मॉडस ऑपरेंडी पे काम करते हैं। ये कहते हैं कि भाई यहूदी और काफिर का रहना कोई यहाँ जरूरी नहीं है, यहूदी को मारो या शैतान को मारो, एक ही काम है, सवाब का काम है। ये इनकी मेंटेलिटी है। और ये जो बच्चे हैं, ये जो औरत है, ये माले गनीमत है, ये हमारी प्रॉपर्टी, जब तक ऐश करेंगे करेंगे, जिस दिन चाहे उस दिन मर्जी के बेच देंगे। जब ये प्रकरण हुआ तो साहिल में एक दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे जो मैं आपको बता दूं। इस सारे प्रकरण में जो अगर आप देखेंगे, ये बिल्कुल वैसे था जैसे 26/11 हुआ। पहले मैंने एक चैनलों पे, टीवी पे, नेशनल टीवी पे तो मैं रोज रहता हूँ, खैर मैंने वहां बोला था इसमें पाकिस्तान का हाथ है। लोगों ने बोला पाकिस्तान का हाथ भाई कहां से है? अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान का जो एसएसजी यूनिट है, जो एलीट कमांडो यूनिट है, उन्होंने हमास को ट्रेनिंग दी, वो हमास के साथ काम कर रहे थे। इसमें फिर जुड़ता सदात। सदात क्या है? सदात अर्दोगन का पेड मलेशिया है, ये मर्सनरी है, ये भी मिले थे। इसमें जुड़ता है ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड, क्योंकि ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड भी हमास को पूरी खाद पानी देता है, पैसे देता है। ये तीनों ने मिलके इतना बड़ा हमला किया, खाली हमास की औकात नहीं है कि इतना बड़ा हमला करके निकल जाए। तो जब ये हमला हुआ तो आधे दिन तक इन्होंने खूब कत्लो गैरत किया, कुछ हजार लोग
मरे हैं, क्योंकि अगर कुछ हजार लोगों ने इन्फिल्ट्रेट किया तो हजारों में ही मौतें होंगी, ये तो आप भी जानते, कुछ तो होगी नहीं। अब इन्होंने सोचा कि हम ये बच्चे ले जाएंगे, फिर हम इजराइल से नेगोशिएट करेंगे, तुम हम पे हमला मत करना, अगर तुम हम पे हमला करोगे भाई ये बहुत गड़बड़ होगा, ये इनका मानना था, ये इनकी मंशा थी। तो ये वहां ले गए। धीरे धीरे आईडीएफ ने प्रक्रिया शुरू की, उन्होंने जवाब दिया, और आज की रिपोर्ट ये है कोई भी आतंकवादी बचा नहीं है। ये जो 1500 से 2000 आतंकवादी हमास के थे, सबको ढेर कर दिया गया है। और अब इजराइल ने जो बमबारी की है गाजा पे, जो बमबारी ऐसी की है और ये बोला है कि हम इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, हम मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी बदलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, हम मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी बदलेंगे, यानी कि जो अभी सीमाएं हैं, जो दायरे हैं, वो नहीं रहेंगे। और हर कंट्री को चेतावनी दी गई, भैया बीच में मत पड़ो। अब जब ये प्रक्रिया हो रही थी तो इतने में जॉर्डन बोल पड़ा, भाई हम बोलेंगे, फिर वेस्ट बंगाल वाले बोल पड़े हम बोलेंगे, इजिप्ट ने भी कुछ तैयारियां शुरू कर दी। और इधर जो आप इजराइल के इस साइड देखेंगे तो लेबनान है। तो लेबनान में जो मलेशिया कंट्रोल करता है लेबनान को, वो है हिजबुल्लाह, जिसका जो आका है, जो उसका लीडर है, वो है हसन नसरुल्लाह। और वो जो हमस का लीडर है वो है इस्माइल हनिया। जब ये सब बोल रहा था साहिल भाई, इस्माइल हनिया कहाँ बैठा था? इस्माइल हनिया बैठा था कतर में। वो कतर से लाइव टीवी पे ये सब देख रहा था और नमाज वमाज पढ़ रहा था, शुक्राना कर रहा था, यहूदी मर रहे हैं, बच्चे शुक्राना शुक्राना कर रहा था वो। हाँ शुक्र। ये वीडियो आपको हर सोशल मीडिया पे मिलेगा, मेरे भी ट्विटर हैंडल पे मिलेगा। और शुक्राना कर रहा था कि भाई ये हम कैसे कैसे बच्चों और बीबियों लड़कियों को मार रहे, कैसे बलात्कार कर रहे हैं, कैसे लोग की गर्दनें काट रहे, कैसे लोग की अंतड़ियां बाहर कर रहे। ये वाली चीजें लाइव हो रही। अब आईडीएफ ने फिर जब, अब इनकी कैलकुलेशन कहाँ गलत होगी, इन्होंने लगाया यार हमारे पास 200-250 इजरायली होंगे, आईडीएफ कुछ करेगा, आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स, आईडीएफ कुछ करेगा नहीं। तो यहाँ पाकिस्तान, ईरान और टर्की का सीधा सीधा हाथ मिलता है। और एक और चीज, जिस गाड़ी की आप बात कर रहे हैं ना साहिल भाई, जब वो लड़की की लाश रखी थी, हाँ। उसके हाथ जो रॉकेट लॉन्चर है वो नॉर्थ कोरियन मार्किंग है उसपे। तो यहाँ नॉर्थ कोरिया मतलब चाइना, क्योंकि चाइना का टट्टू है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया बिना चाइना की इजाजत के कुछ नहीं करता। और जो मुझसे लोगों ने सवाल पूछा, भाई दुनिया की इतनी बड़ी इंटेलिजेंस से ये चीज कैसे छुपी, मैंने कहा इसके छुपने का एक ही कारण है, या चाइना में या नॉर्थ कोरिया में इसकी प्लानिंग की गई। मैंने पहले कहा पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट निकलती है, ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड इन्वॉल्व है, सदात के लोग इन्वॉल्व है। तो यहाँ जो नाम आता है वो आता पाकिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान और टर्की। ये 5 मुल्कों का ताना बाना है। और अब आपको मैं प्रूफ दूंगा। प्रूफ ये है मेरे भाई कि जब यूएस ने $6 बिलियन रिलीज किए ईरान की इन गुडविल, उसके अगले दिन इस्माइल हनिया मिलता है खुमैनी से। इस्माइल हनिया कौन? हमस का टॉप लीडर। ये मिलता खुमैनी से। और कुछ दिन बाद ये वहां बशार असद आता है चाइना। बशार असद आता है चाइना किससे मिलने? शी जिनपिंग से। अब कोरियन, नॉर्थ कोरिया का रॉकेट लॉन्चर वहां मिलना, और ये जो पंखुड़ियों वाले ग्लाइडर थे, ये इन्होंने इन्हीं कंट्रियों से सोर्स किए। एम्यूनिशन इनके पास स्टेट ऑफ आर्ट है। तो ये जब प्रकरण हुआ, खूनी खेल शुरू हुआ, तो इजराइल ने जवाब देना शुरू किया। और उन्होंने कहा भाई हम ये जो गाजा है इसको हम नेस्त नाबूद कर देंगे, इसको हम मिट्टी से मिला देंगे। और अगर वो हमारे कुछ वीडियो है वो हम दिखा देते हैं, फिर अगले उस पोर्शन पे चलते हैं कि आगे क्या होगा। वो वीडियो अगर रेडी हो तो वो थोड़ी दिखा। कौन सी वीडियो चलाना है आप बता दीजिएगा, ताकि हम जो है वो अभी चला दे। चला दीजिए, कोई भी चला दीजिए, कोई भी वीडियो चलेगा ना अमित? वीडियो एक एक करके चलाओ। ये वीडियो देखा ताकि लोग को आइडिया हो क्या हुआ। अपना जो ट्रम्प का चला दूं पहले? हाँ ट्रम्प का चला दीजिए। हाँ ट्रम्प का बाद में चलाएंगे। वो जो डिस्ट्रक्शन वाले वीडियो है ना, जहाँ वो मलबा वो वाले चलेंगे। ठीक है, वो लगाता हूँ। हाँ। जी, ये देखिए, ये इजराइल डिफेंस फोर्स का अटैक हो रहा है। आप देखिए घरों के घर तबाह हो रही है। मलबा देखिए। अभी पैलेस्टाइन में भी कुछ हजार लोग मरे हैं, काफी लोग भाग के गए हैं गाजा, ये वेस्ट बैंक, महमूद अब्बास के यहाँ। और महमूद अब्बास खुद कहाँ है? महमूद अब्बास पहुंच गया है रशिया। मोहम्मद अब्बास पहुंच गया रशिया, क्योंकि रशिया ने सपोर्ट किया इजराइल। ये देखिए, और डिस्ट्रक्शन की वीडियो देखिए। इजरायली एयरफोर्स ने करीब 1300 ठिकानों के हमास पे हमला किया और उनको नेस्तो नाबूद किया। पूरी पहली बार तो इजरायली एयरफोर्स ने एक धमकी देती थी, वार्निंग देती थी, अब की बार कोई वार्निंग नहीं दी, पूरा नहीं किया। और अभी इजरायली एयरफोर्स, इजराइल का जो डिफेंस है,
वो अपनी तोपे वो लेके गाजा के बॉर्डर पे है। अब वो गाजा के बॉर्डर में एंटर करेंगे, तो गाजा के अंदर जाने की पूरी तैयारी। आप वीडियो देखिए, ये देखिए कैसे बिल्डिंगों की बिल्डिंगें उड़ाई जा रही है, तहस नहस किया जा रहा है, सब चीजों को उड़ाने का काम हो रहा है। ये देखिए, क्योंकि हमास इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता, ये एक नोन फैक्ट है। पर ये जो जुनून है, ये जो जिहादी मेंटेलिटी है, ये जो वो गजवा हिंद टाइप की मेंटेलिटी है, ये वहां भी है। और उसी के करते हुए भाई हम जाके इजराइल को ठोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जब इजराइल मारेगा, फिर बोलेंगे आए अल्लाह, काफिरों ने क्या कर दिया, मतलब मार दिया जी, बच्चे मार दिए, ये मार दिए। जब तुम मारोगे, वो तुम्हारा रिलीजियस वॉर, जब वो जवाब देंगे तब बोलेंगे नहीं भैया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, आपने बच्चे मारे, ये मारे। ये विक्टिम कार्ड प्ले करने की टेंडेंसी आज ये देखिए। ये आप और वीडियोस हैं हमारे पास, कुछ दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि भाई कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ये देखिए, पूरे बिल्डिंगों की बिल्डिंगें खत्म हो रही, इनकी अंडरग्राउंड टनलें भी है साहिल भाई, ये टनलों से इधर उधर जाते हैं, तो इनकी अंडरग्राउंड टनलें भी है। ये लाइव फुटेज है जो आईडीएफ ने रिलीज की है, ये हमारे कोई बनाए हुए वीडियो नहीं, इजराइल द्वारा औपचारिकता से, मतलब फॉर्मली दे हैव बीन रिलीज। तो ये आप देखिए, ये आईडीएफ का נראה אלפא במטרה. तो ये हमास ने जो आतंकवादी थे, जब उन्होंने ये स्टार्ट किया, उनको पता नहीं था थे कि भाई हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा। क्या सोच के इन्होंने किया, और जो बाकी लोग थे वो क्या सोच के इनको सपोर्ट किया, इनको सारी चीजें मुहैया करवाई, क्या क्या था ये पूरा मामला? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया साहिल भाई। देखिए, ये आप एक मेंटेलिटी से लड़ रहे, मेंटेलिटी है जिहाद, मेंटेलिटी है भाई मेरे को मार के 72 हूरें मिलेंगी, मेंटेलिटी है कि मुझे जन्नत में जाना है, काफिर जहन्नम में जाएगा, जन्नत मेरे लिए रिजर्व है, ये मेंटेलिटी है। अब 16, 17, 18 साल के लड़के को क्या पता। और ये जितने आतंकवादी थे, ये 16 से 21, 22 साल के लड़के थे, मतलब ये कोई 40 साल के आतंकवादी नहीं थे। अभी हमस का जो इकोनॉमिक और फाइनेंस मिनिस्टर, उसको भी मारा गया। जो हमस का नंबर 2 लीडर था, उसको भी मारा गया। और अब की बात जो इजराइल की तैयारी है, सबको मारने की तैयारी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब दुनिया में क्या, जब ये प्रकरण चल रहा था, देखिए सब कंट्रियों में साहिल भाई 2 हिस्से हो गए। हिस्से क्या हो गए, कौन इनके साथ, कौन उनके साथ। तो अब इजराइल तो खैर जवाब दे रहा, और अभी गाजा पट्टी में घुसेगा तो पूरी हिसाब किताब पूरा कर देगा। इजराइल तो खैर आप जानते किसी को छोड़ता नहीं। बट यहाँ क्या हुआ, अब जब ये एक एक करके ये सारे बोलने लगे, इतने में हिजबुल्लाह ने अपने 1 लाख सिपाही, अपने 1 लाख मलेशिया करीब इजराइल के बॉर्डर पे ला, और उन्होंने रॉकेटें दागने शुरू कर। और यहाँ पे यूएई, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रकरण चल रहा था, यूएई वार्निंग देता सीरिया को, भैया इस लड़ाई में मत घुसना। यूएई एक केवल एक वाहिद मुसलमान कंट्री है जिन्होंने समर्थन किया इजराइल का और हमस को अपोज किया। बाकी सब मुसलमान कंट्रियां आज के डेट में हमस को सपोर्ट करती है। और हमास क्या है, हमास है टेररिस्ट आतंकवाद। और आप कहते हैं भाई आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता, आतंकवाद का रिलीजन से कुछ मतलब नहीं। भाई ये जो आतंकवादी हमास के, तो आप एज सॉवरन गवर्नमेंट, सॉवरन कंट्रीज, आप हमास के आतंकवादियों को सपोर्ट करोगे। ये एक बहुत बड़ा मुखौटा आज के डेट में हट गया है कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता, आतंकवाद से कोई मतलब नहीं होता। ये चीज अब वाज़ेह होगी, बिल्कुल क्लियर। अब आप देखेंगे सारी क्रिश्चियन कंट्रियां धीरे धीरे इजराइल के पीछे लगी। अब यहाँ भारत की बात करें, भारत ने करीब 2:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ट्वीट किया, और मैं देख ही रहा था कि मोदी जी कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। उन्होंने कहा, वी कंडेम दिस वायलेंस बाय हमास टेररिस्ट एंड इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। और उस ट्वीट पर शायद सबसे पहला रिप्लाई भी मेरा भेजा था कि भारत स्टैंड विद इजराइल। तो मोदी जी ने 75 साल में जो स्टैंड लेने की औकात साहिल भाई किसी की नहीं थी, वो मोदी जी ने कहा कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, वी कंडेम दिस टेररिज्म ऑफ हमास एंड, मतलब वो जो भी आप ट्वीट मिल जाएगा आपको, इसमें मतलब ये था। अब ये जो चीज हुई, तो पहली बार एक स्टैंड लिया गया। अब देखिए, अमेरिका ने पूरा स्टैंड लिया इजराइल का, ब्रिटेन ने स्टैंड लिया इजराइल का, फ्रांस ने स्टैंड लिया इजराइल का। अगर आप देखेंगे 5 बड़े पावर दुनिया में, इंडिया, यूएस, चाइना, और आप मान लीजिए आपका रशिया, और ये मान लीजिए फ्रांस, ये 5 बड़े पावर। वैसे तो 4 ही है, फ्रांस को मैं 5वां मान। इंडिया विद इजराइल, अमेरिका विद इजराइल, रशिया विद इजराइल,
और ये फ्रांस विद इजराइल, अब बचा चाइना। ये ना इधर है ना ये उधर है, ये इधर उधर की बात कर रहा है, ये कहीं नहीं है। जितने क्रिश्चियनों की कंट्रियां सब खड़ी हो गई है इजराइल के पीछे, और एक्सेप्ट यूएई, सारी मुसलमान कंट्रियां भाई साहब खड़ी है हमास के साथ, आतंकवादियों के साथ। ये आज की सऊदी सच्चाई। सऊदी ने सॉरी फिर से मैं इंटरप्ट कर, सऊदी किसके साथ है? देखिए सऊदी क्या मिक्स रिएक्शन आ रहा है। पहले उन्होंने बोला कि यार लड़ाई बड़ाई रोको, फिर खबर आई कि सऊदी इज विद हमास, फिर खबर आई कि जो सऊदी का जो ये जो हमारे साथ जो इजराइल के साथ पीस ट्रीटी वगैरह की बात हो रही वो कैंसिल हो गई। अब सऊदी में कई सारे पावर सेंटर है, सऊदी में एमबीएस ही नहीं, एमबीएस के जो विरोधी प्रिंस है वो भी बिलियनर है, वो भी अपनी अपनी राय रखते हैं। तो सऊदी इज अ डिवाइडेड हाउस, बट सऊदी ने इजराइल का सपोर्ट नहीं किया। सऊदी ने जो इजराइल के साथ बातचीत होनी थी वो रोक दी है, और मतलब दे आर लीनिंग टुवर्ड्स हमास ओनली, क्योंकि ये सच्चाई है। जॉर्डन की बात करें, लेबनान की बात करें, माइनस यूएई, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसने अपना स्टैंड क्लियर किया और इजराइल की बात की, जबकि ये सारी कार्रवाई हमास ने शुरू की थी और कुछ हजार इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया उनके सबसे बड़े त्योहार पर। ये एक सच्चाई है। अब ये जो प्रक्रिया चली, अब हुआ क्या, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने सब वर्ल्ड लीडरों को फोन करना शुरू किया। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी से भी बात हुई उनकी, और कल मोदी जी की 2 बड़े विश्व लीडरों के साथ बात हुई जिसका हमें खुलासा नहीं मिला क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल। अब जब ये प्रकरण होता है तो धीरे धीरे साहिल भाई क्या हो रहा है, यह एक बहुत खतरनाक स्थिति बन रही है। यहाँ एक इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की स्थिति बन रही है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं, कि मुसलमान वर्सेस क्रिश्चियन। क्योंकि सारी कंट्रियां जो आप मान ले क्रिश्चियनों की इजराइल को बैक कर रही है, इंडिया भी इजराइल को बैक कर रहा, 99% मुसलमान कंट्रियां हमास को बैक कर रही है। जबकि आपको पता हमास आतंकवादी, आपको पता हमास ने क्या, आपको पता हमास क्या कर सकता है। उसके बाकायदा हिजबुल्लाह कह रहा जी मैं जुड़ूंगा, यहाँ से हूती रेबल्स कह रहे मैं जुड़ूंगा, और यहाँ से ईरानियन, पाकिस्तानी, टर्की, इन सबका मिलीजुली भगत तो है ही। और अब इसको मद्देनजर रखते हुए एक दूसरे को धमकियां दी जा रही, तुम मत घुसना, तुम मत घुसना, तुम मत घुसना। अमेरिका के जो बाइडेन का एक बयान आता है, वो कहते हैं इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, फुल स्टॉप। और जो बाइडेन करते क्या है, एक पूरा जंगी बेड़ा में एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, उसमें कई सारे ये जहाज होते हैं, उसके साथ सबमरीन होते हैं, फ्रिगेटर्स होते हैं, मतलब 50-60 जहाज एक जंगी बेड़े में चलते हैं विद रिकॉग्निजेंस एयरपोर्ट, और जो फाइटर जेट्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो उस जंगी बेड़े की एक हम वो दिखा दे थोड़ा वो फोटो। ये बेड़ा उन्होंने रवाना किया कहाँ की तरफ, मेडिटेरियन की तरफ, इजराइल की तरफ, ताकि अगर जरूरत पड़े इजराइल को हम हेल्प दें। फ्रांस ने, जर्मनी ने, सब ने बोला जो आपको हेल्प चाहिए वो हम देंगे। और यहाँ से यूक्रेन वाला हमारा जेलेंस्की परेशान हो रहा है, यार हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि 3 दिन से उसे कोई नहीं पूछ रहा, वो थोड़ा परेशान हुआ पड़ा। तो यहाँ पे पूरी हो गई। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हिजबुल्लाह ने बोला कि भाई जुम्मे के दिन, फ्राइडे जो आ रहा है, पूरे अरब वर्ल्ड में मोबिलाइजेशन करो अगेंस्ट इजराइल। ठीक है जी। और इजराइल को 5 बड़े देशों में 4 का सपोर्ट है। मैं मानता हूँ चाइना बीच में, वैसे चाइना बीच में नहीं, चाइना तो प्रो हमास ही है, पर मैं मानता हूँ बीच में। अब आप बोलेंगे चाइना प्रो हमास क्यों है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स का एक्स एडिटर कहता है हम पैलेस्तीन के साथ। चाइना में आप जानते हैं कोई ऐसे ट्वीट नहीं कर सकता जब तक सरकार की मुहर ना हो, और ये नॉर्थ कोरिया का इन्वॉल्वमेंट, ये सब आप देख ही रहे। तो वर्ल्ड में क्लैश होने वाला। अगर फ्राइडे को मोबिलाइजेशन होता है सारे मुसलमान मुल्कों का, वैसे लाख लोग तो हिजबुल्लाह ने खड़े कर दिए। अगर ये बशाद अशाद कूदता है, अगर कुछ लेबनान कूदता है, अगर यहाँ से इजिप्ट कूदता है या कोई और मुल्क खाता कूदता है, तो अमेरिका पूरा अब की बार फूकने के मूड में हो। और इजराइल न्यूक्लियर है, ये ना भूले, इजराइल न्यूक्लियर। अगर आप इजराइल को मिटाओगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये जो रेगिस्तान है ये फिर रेगिस्तान बनेगा, और अब की बार रेडियो एक्टिव रेगिस्तान बनेगा। तो यहाँ अमेरिका का पूरा जंगी बेड़ा, मैं अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो जो वो दिखा दे, ताकि लोगों को आइडिया हो जाए जंगी बेड़े में क्या क्या होता है। वो जो फोटो है ना इसकी एयरक्राफ्ट कैरियर की, वो दिखा दे मुझे। तो ये यहाँ पे चीजें हो रही है। इजराइल में आप विश्वास नहीं करेंगे साहिल भाई, इजराइल ने एक कॉल दी, 3.5 लाख रिजर्व्स इजराइल ने अपने मोबिलाइज कर लिए, 3.5 लाख की अपनी सेना। इजराइल में हर कोई मिलिट्री ट्रेंड है, औरत हो मर्द हो, एवरीबॉडी इज मिलिट्री ट्रेंड। वो पूरा कंट्री ही सेना है। 3.5 लाख उन्होंने रिजर्व बुला लिए। दुनिया भर से जहां भी कोई इजरायली है वो जहाज पकड़ के इजराइल आ रहे हैं लड़ने के लिए। उनके एक्स प्रधानमंत्री आ रहे हैं लड़ने के लिए। ये है जंगी बेड़ा। आप देखिए इस पे करीब 20-30 तो फाइटर जेट्स होते हैं, और ये एक मेन कैरियर है। इसके साथ छोटे बड़े 10-15-20 शिप चलती है,
सबमरीन चलते, रिकॉग्नाइज एयरक्राफ्ट चलते, इसको भेज दिया गया है इजराइल के लिए। इसमें साजो सामान पूरा होता है। और अगर वो आप वो टेक्स्ट दिखा दे कि इसके साथ कौन कौन सा जहाज है, वो मैं अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा इसके साथ टेक्स्ट भी था, ताकि आपको आइडिया हो जाए कौन कौन सा सामान इसके साथ है, तो आप ये देख के सामान कौन कौन सा इसके साथ। अब यहाँ तो भाई साहब हो गई है पूरी तैयारी। अब इसमें वोलेटाइल सिचुएशन क्या है? 4 महाशक्ति आपके साथ, चाइना इधर है, महमूद अब्बास गया था रशिया को। क्यों गया वो रशिया के पास? वो कहता भाई तुम थोड़ी हमारी हेल्प कर लो, ये कर लो, क्योंकि देयर इज नो मैच टू क्रिश्चियन पावर। अगर आप मुसलमानों की पावर देखें और क्रिश्चियनों की पावर देखें, कोई मैच नहीं है इसका। मतलब क्रिश्चियन पावर इज फार सुपीरियर। वर्ल्ड कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे आ चुका है। ये मैं सबसे पहले डिक्लेयर कर चुका था। अब मैं अमित जी से बोलूंगा डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट दिखा दे। डोनाल्ड ट्रंप जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनका स्टेटमेंट दिखा दे, वो वाला वीडियो। वो चलाता हूँ मैं। और दूसरा टेक्स्ट जो आप बोल रहे हैं वो तो साहिल भाई भेजा नहीं आपने मेरे को कोई बात कौन नहीं, सा कोई वाला? बात नहीं। टेक्स्ट इसके साथ वाला टेक्स्ट था कुछ, इसके नीचे वाला टेक्स्ट था। चले कोई बात नहीं। अच्छा, उस टेक्स्ट मैं पढ़ देता हूँ ना, टेक्स्ट मैं पढ़ देता हूँ, एक मिनट आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए जी। ये लीजिए, अभी मैं पढ़ देता हूँ। The United States sent an aircraft carrier strike group to the shores of Israel, led by the aircraft carrier USS Gerald R. Ford CVN-78. The strike group includes 5 Arleigh Burke class destroyers, USS Roosevelt DDG-80, USS Carney DDG-64, USS Ramage DDG-61, USS McFall DDG-74, USS Thomas Hoodner DDG-116 and the guided missile cruiser USS Normandy CG-60। जी, ये सारी चीजों के नाम लिखे हुए इसमें। ये भाई ये है जहाज। इसके अलावा रिकॉग्नाइज एयरक्राफ्ट होता है और इसके हाथ में सबमरीन होते हैं। तो मतलब ये पूरा आप मान लीजिए एक सेना, एक कंट्री की जितनी सेना होता है उससे ज्यादा ये पानी में आ गई है। इनके पास F-16 वगैरह सब लगे। और पहली बार यूएस ने दिया है इजराइल को B-2 बॉम्बर। B-2 बॉम्बर किसी की औकात से बाहर होता, कोई उसको गिरा नहीं सकता। B-2 बॉम्बर दिया इजराइल ने। B-2 बॉम्बर मिडिल ईस्ट में आज तक अमेरिका ने अपने बाप को भी B-2 बॉम्बर नहीं दिया, वो दिया। और ये न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर। तो ये B-2 बॉम्बर आ गया है यहाँ पे। मतलब पूरा बारूद रेडी है। अगर हमाकत होती, क्योंकि दुनिया तंग आ चुका, दुनिया के यार ये जहाद नाम की मेंटेलिटी से तंग आ गया कि कहीं भी जाओ जी जहाद करना, ये करना होगा जहाद। मतलब कितना जहाद, कब तक जहाद, कैसा जहाद? और फिर जो सारे मुसलमान लोग किसके पीछे हो जाते, नहीं जी ये जहाद है, ये सब ठीक है। अब दुनिया इस मानसिकता से तंग आ गई। अगर आप नॉस्ट्रेडामस की भी प्रेडिक्शन देखें, उसने कहा भाई क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होना निश्चित है। अभी हम जो कुछ देर में डोनाल्ड ट्रंप साहब की वीडियो चलाएंगे, आप देखिए वही विचार रखते जो मैं रखता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये हमें वीडियो देखना जरूरी है। अमित जी हमारे And this will be a war. This will be a war of obliteration. This will not be a war with, I say, army tanks going back and forth shooting at each other. This is the real deal. And we have a man that he can't even walk off a stage. He walks off a stage. He finishes his speech. He looks, oh, well, he can't find. He has no idea. You know, there's always a stair there, a stair here. You could even walk off the front, jump or something, do something. He usually walks to the back into a wall. Yeah, there's a wall there. He walks right into a wall. Can't walk off the stage, can't put 2 sentences together, and yet he's negotiating with President Xi of China, who, when I say he's very smart, the press, look at, that's a lot of press back there. That's a lot. So, for him to negotiate with President Xi of China is like my high school football team playing the, let's see, what's a good team nowadays? Philadelphia's good. You know, they change a little bit. I used to say New England. I used to say the Patriots. I'd love to be able to say the Patriots. He's a great guy, great coach, but they have a little hard time. But what's going on with the Patriots, huh? But he's a great coach. And he'll figure it out somehow. He's going to figure it out. But that was not a good game last night. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि पूरे बारूद एक बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। एक विश्व युद्ध की परिस्थिति बन रही है। ये जो इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की लड़ाई, जिसकी तारीख में काफी चीजें आई है,
और अब की बार ये जो इशारा करे यार ये लड़ाई तोपों टैंकों की नहीं, न्यूक्लियर हो सकती, क्योंकि देखिए जो ये समझता है कि हम इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे, नेस्तनाबूद करने से पहले वो पूरे मिडिल ईस्ट को नेस्तनाबूद कर देंगे। मिडिल ईस्ट में अगर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है वो केवल इजराइल के पास है। और यहूद, और अब की बार जो बाइडेन ने ये भी कहा था नेतन्याहू से, भाई थोड़ा रुक जाओ, उसने कहा रुकने का टाइम नहीं, अब की बार रुकने का टाइम नहीं है। इजराइल ने जो उनके होस्टेजेस थे उनकी भी परवाह नहीं की है। अब देखते हैं फ्राइडे को क्या हो रहा है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है फ्राइडे को, हमारा पूरा पाकिस्तान बॉर्डर भाई हाई अलर्ट पे है। हमारा ये वाला बॉर्डर हाई अलर्ट पे डाल के एनएसजी को, सीआरपीएफ को, बीएसएफ को हाईएस्ट अलर्ट पे डाल दिया गया है। इजराइल ने 1973 के बाद इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन नहीं की है, लाखों इजरायली वापस आ रहे हैं लड़ने के लिए। इवन जो इजराइल के इससे बेंजामिन नेतन्याहू से पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने तक मिलिट्री की वर्दी पहन ली है, वो गए हैं लड़ने के लिए। 75 साल के बुड्ढों ने बंदूक उठा लिए, वो गए लड़ने के लिए। और इजराइल अब रुकने वाला नहीं है। अगर जब गाजा में विनाश होगा तो जाहिर सी बात है कि काफी मुसलमान मुल्कों को लगेगा भाई ये क्या कर दिया काफिरों ने, यहूदियों ने क्या कर दिया। अब अगर वो इस लड़ाई में कूद जाते हैं तो इस लड़ाई का अंत नहीं होगा और इजराइल अब की बार पीछे जाने के मूड में नहीं है। वो कहते हैं भैया देखो हम पूरा ये जो पैलेस्टीन है अपने कब्जे में ले रहे हैं, और उसके बाद नंबर आएगा हिजबुल्लाह का, उसके बाद नंबर आएगा ईरान का। ईरान का अगर आप 5 जी सुमित जी, मेरा एक सवाल ये है कि हमास ने इतना बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट किया, आतंकवादी ऑपरेशन, तो इजराइल की जो इंटेलिजेंस ये है वो क्या कर रही थी? उनको क्यों नहीं पता चला कि इतना बड़ी प्लानिंग हुई है, ऐसा कुछ करने वाले? व्हाई दे वर नॉट प्रिपेयर्ड? मैं आपको देखिए, पहली बात थी एक वो उनका रिलीजियस फेस्टिवल था तो उसका दिन चूज किया गया, और ये जो वॉल ऑफ याकीपुर थी उसका 50वीं सालगिरह थे, वो चीज चूज की गई। दूसरी बात, हमास को लगा यार इजराइल में ना अभी काफी जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेके काफी रस्साकशी चल रही है, उन्हें लगा अभी बेंजामिन नेतन्याहू वीक है, इजराइल में आपस की लड़ाई है, ये आपस में लड़ भिड़ रहे, अभी मौका करने का। और जिस तरह का ऑपरेशन साहिल भाई किया गया, आप समझिए कि ये हमास की औकात नहीं है। इसमें पाकिस्तान का एसएसजी 100% पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, और एक जो आतंकवादी जो मारा गया जिसने 250 बच्चों को मारा, वो पाकिस्तान के कराची के मदरसे से पढ़ के आया था। कराची में रहा था, वहां के मदरसे से पढ़ के आया था, उसकी फोटो भी मैंने ट्वीट किया ट्विटर हैंडल से। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, अगर ये प्लानिंग नॉर्थ कोरिया में या चाइना में हुई होगी तो नॉर्थ कोरिया और चाइना में सीआईए की बात हो, मोसाड की बात हो, किसी और इंटेलिजेंस की कोई इतना पेनिट्रेशन नहीं है, खासकर नॉर्थ कोरिया में, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का रॉकेट लॉन्चर का मिलना ही बहुत बड़ी बात है। इसमें एक ये कोई हमास का आप अटैक ना समझे, ये समझिए ईरान, टर्की, पाकिस्तान ने मिलकर हमास से अटैक करवाया। समझ रहे हैं ना आप? नॉट हमास अटैक, हमास कठपुतली, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, हमास से करवाया है। इसके पीछे ये 3 मुल्क, इसमें चाइना का हाथ दिखता है, इसमें नॉर्थ कोरिया दिखता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया वही कहेगा जो चाइना करेगा। तो इस सबको मिला के उन्होंने करवाया कि हमास की औकात इतनी प्लानिंग की है ही नहीं। देखिए 26/11 जब हुआ था मुंबई में, तो कराची में से आर्मी के, पाकिस्तान के अफसर और आईएसआई के अफसर इसको कोऑर्डिनेट करा रहे थे, ये तो हम जानते हैं। आज बिल्कुल उसी स्तर का अटैक हुआ और पाकिस्तान हमास के टेररिस्टों को ट्रेन करता है, हमास के मलेशिया को ट्रेन करता है, ये कोई छुपी बात नहीं है, समझो। इसके बारे में पहले भी काफी खुलासे हो चुके हैं। अभी इनका मतलब था यार ये इजराइल कमजोर है, आपस में इनका गतिरोध है, मतलब ना दे हैव डिसएग्रीमेंट्स, अभी यहूदियों को तोड़ दो और कब्जा कर। ये आए थे इजराइल पे कब्जा करने, नहीं तो क्या होता है, एक सुसाइड बॉम्बिंग हो गई, एक कहीं फायरिंग हो गई, वो सब चीजें वहां चलती रहती है। इतने बड़े स्तर का अटैक जिसमें हजारों आतंकवादी इन्वॉल्व हो, वो तो हमला है ना भाई, वो आतंकवादी घटना थोड़ी है, वो हमला है। हजारों लोग का आना और तुम्हारी कंट्री पे कब्जा करने की कोशिश थी ये थी। और ये ईरान चाहता था करवाना, क्योंकि ईरान को पता यार अगर सऊदी और इजराइल के रिलेशन खत्म हो गए, मेरे तो औकात ही खत्म हो गई, मेरे को पूछेगा कौन। और अब इजराइल का जो मुझे मूड लगता है, ईरान के पास 8-10 रिफाइनरी, अगर उनको निकाल देगा तो ईरान तो चला गया 15 साल पीछे, ईरान चला गया 15 साल पीछे। और यहाँ हिजबुल्लाह ने जो, हिजबुल्लाह तो साहिल भाई पूरा मलेशिया, उन्होंने पूरा लेबनान उनके अंडर में, मतलब कंट्री को लिटरली कंट्रोल कर रखा। तो यहाँ ये है, तो अगर ये ईरान, अगर ये सऊदी और इजराइल की बात बनती तो मिडिल ईस्ट में पीस होता। मिडिल ईस्ट का पीस किसको नहीं भाता? मिडिल ईस्ट का पीस नहीं भाता चाइना को, मिडिल ईस्ट का पीस नहीं भाता डीप स्टेट को, मिडिल ईस्ट का पीस नहीं भाता आर्म्स लॉबी को,
मिडिल ईस्ट का पीस नहीं बाता, जो हमने अभी इंटरनेशनल कॉरिडोर शुरू किया ना, जो मुंबई से यूरोप जाएगा, जिसकी भी G20 में हमने घोषणा की थी, गेटवे प्रोजेक्ट से हम कहते हैं, वो प्रोजेक्ट चाइना की गले का कांटा बन गया, क्योंकि उनका BRI की जरूरत ही नहीं रहती। इस सब को देखते हुए उन्होंने ये परिस्थितियां कर दी। पर दुख की बात ये है, एक इजराइल तो भाई बदला लेगा ही लेगा। अब ये इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की लड़ाई में तब्दील न हो, क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं जिनके पास न्यूक्लियर असला, बहुत भयंकर हथियार है। और अगर ईरान ने कुछ हमाकत की, जबकि खुमैनी, मैंने आपको बताया था, सीधा सीधा हसन नसरुल्लाह से मिला, इसे इस्माइल हनिया से मिला था, उसकी फोटो है मीडिया में। तो यहाँ ये जो चीज हो रही है और इजराइल का जो मूड है, इसमें अगर कोई कूद गया और अगर फ्राइडे को कुछ हुआ, या पूरी संभावना कि पाकिस्तान चाइना के कहने पे कुछ ना करे। क्योंकि अगर आप देखेंगे साहिल भाई, पाकिस्तान के पास जो विंडो है 31 अक्टूबर या 10 नवंबर तक, क्योंकि 10 नवंबर के बाद वहां बर्फ होगी, पास बंद होंगे, चाइना मदद को नहीं आ सकता। पाकिस्तान को क्या डर लग रहा है यार, इंडिया वाले POJ के ले लेंगे, G2 ले लेंगे। तो पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ हरकत कर रहा है, और इसके तार जुड़ते 3 मुल्कों से, चाइना, ईरान और टर्की। पाकिस्तान तो खैर उनका पट्टा है, नॉर्थ कोरिया चाइना का पट्टा है। तो इन 3 मुल्कों कुछ मिलके कुछ ये घटनाएं कर रहे हैं। और अभी क्या होगा, हाय बच्चों को मार दिया, हाय बेवाओं को मार दिया, हाय बुड्ढों को मार दिया, हाय मकान तोड़ दिया, ये काफिरों ने क्या कर दिया, ये सब नाटक शुरू होगा। बट जो तुम कर रहे हो, जो तुम करते हो, उसमें तुम कुछ नहीं बताते, वो तुम्हारे लिए सब सवाब है। लड़कियों को उठाना माले गनीमत है। और ये जो तुम सोचते हो कि भाई ये मतलब क्रिश्चियन लोग कभी जवाब नहीं देंगे, ये गलत है। अब की बार वर्ल्ड में 2 फैक्शन हो गए। और फैक्शन होने का मतलब क्या है साहिल भाई, हम बात करते थे ITU, अब जब 2 फैक्शन ही हो गए ITU का, हम बात करते थे G20 की, 2 फैक्शन हो गए G20 का, हम बात करेंगे G7 की, हम बात करेंगे ब्रिक्स की, हम बात करेंगे ब्रिक्स की बात करेंगे, हम बात करेंगे SCO की। ये जो बड़े बड़े समीकरण दुनिया में, अगर इनमें खेमा बढ़ गया रिलीजन के आधार पे, तो जो बड़े बड़े समीकरण थे ये तो है ही नहीं। यूनाइटेड नेशंस क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अमेरिका का जंगी बेड़ा हुआ है। और यहाँ क्या करें, इराक में क्या कह रहे हैं कि भाई अगर अमेरिका घुसता है तो हम इराकी जो आतंकवादी संगठन ईरान में भी, हम अमेरिका और उसके एसेट्स पे हमला करेंगे। और यहाँ हिजबुल्लाह कहता कि भाई अगर अमेरिका ने इंटरवीन किया, हम पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका पे हमला करेंगे। अरे बेवकूफ की औलादो, अगर तुम हमला करोगे तो तुम बचोगे क्या? अगर अमेरिका अपने करने पे आए तो पूरे मिडिल ईस्ट को खत्म कर सकता है, मतलब शायद एक दिन में खत्म कर दे। तो ये जो लड़ाई हो रही है, ये बहुत भयंकर लड़ाई होने वाली। और जो फ्राइडे को मोबिलाइजेशन की कॉल दी गई है, आप तो जानते हैं कॉल सारे जुम्मे को ही दी जाती है, जुम्मे को दी जा रही है। ये जो ईरान का रोल है, जो टर्की का रोल है, जो चाइना का रोल है, अब इसीलिए मोहम्मद अब्बास जो गाजा, जो वेस्ट बैंक का लीडर है, वो क्यों गया रशिया? वो रशिया इसीलिए गया कि रशिया को अगर आप थोड़ा साफ न्यूट्रल रहे, आप इसमें ना पड़े, आप इजराइल का समर्थन ना करें, क्योंकि उन्हें पता अकेला चाइना उन्हें नहीं बचा पाएगा। और मैं आपको एक और चीज प्रेडिक्ट करूं, अगर ये 4-5 कंट्री है, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और फ्रांस एक साइड है, तो चाइना बीच में नहीं पड़े। ये भी आपको बता रहा हूँ, चाइना बीच में नहीं पड़े, तो वहां कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में चाइना अगर को, यानी आप कह रहे हैं कि चाइना को सेफ गेम खेलना है। चाइना नहीं पड़ेगा। अगर उसको दिखेगा ना साइड अगला बहुत भारी, वो नहीं पड़ेगा। अगर अगला साइड टूट गया तब वो पड़ेगा। अगर उसके साथ रशिया आ जाए तब चाइना पंगा लेगा। अगर रशिया उसके साथ नहीं है तो चाइना की औकात नहीं है पंगा लेने की। यहाँ इसराइल के पास भी विंडो छोटा है, और यहाँ अगर कोई गलती से कूद जाता है, लेबनान या कोई, फिर जवाब मिलेगा। फिर अमेरिकन कूदेंगे तो यहाँ से होती रेबल्स कह रहे भाई हम इसको अटैक करेंगे, सऊदियों को, उनकी रिफाइनरियों को अटैक करेंगे, पहले भी कर चुके हैं। या से सीरिया वाला वो धमकी देगा। अब सीरिया वाला किसका बच्चा है? सीरिया वाला पुतिन का बच्चा है, बशार असाद। कह रहे भाई मेरे बच्चे को मत मारो। तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है। और ये जो रिलीजन के आधार पे हो रहा है, जंगी बेड़े तैयार हैं। विश्व युद्ध नंबर 3 की परिस्थितियां पूरी बन रही है सर, पूरी बन रही है। दैट इज द अनफॉर्चुनेट न्यूज। और अब की बार कोई पीछे नहीं जाएगा। क्यों? मैं आप पूछोगे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो मेरा आकलन था, ये एक मॉडल टेस्ट किया कि भाई एक कंट्री को कैसे हम कब्जा करें। अगर इजराइल पे कब्जा हो जाए तो यूरोप की छोटी छोटी कंट्रियों पे तो कब्जा कभी भी हो सकता है ना। ऐसे 5-10 हजार जिहादी भेज में कब्जा कर लो। एक नया मॉडल है ना, ये टेस्ट किया जा रहा है। ये तो मतलब भगवान का शुक्र है हम न्यूक्लियर ट्रायड और हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है, वरना हमारा भी हाल कुछ इसके आसपास ही होता। तो ये तो हमारी आर्मी से घबराते, 35 लाख की आर्मी और हम न्यूक्लियर ट्रायड है, हम न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन से और समुद्र तीनों से फेंक सकते हैं।
भाई जो एक बार एमन अल जवेरी ने कहा था लाल किले पे झंडा लगाऊंगा, मैंने कहा तू कब्र में जाएगा, झंडा कभी नहीं लगेगा। खैर कब्र में तो वो चला गया, तो मैं कहा झंडा कभी नहीं लगेगा। तो ये जो मानसिकता है ना, आप एक मेंटेलिटी को फाइट कर रहे हो, इसमें लॉजिक नहीं है। अगर आप लॉजिक देखोगे, हमास भाई तुम आके आबैल मुझे मार कर रहे हो, तुम मारोगे तो इसराइल नहीं टोकेगा तुम्हें, अमेरिका तुम्हें पता कहा, तुम्हें पता सब दुनिया कहाँ जाएगी, फिर भी ये कर रहे हैं। सही। अब आप इसको क्या बोलोगे? तो अब यही मतलब प्रभु से कामना है कि विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध की परिस्थिति ना बने। और अगर आप कुछ प्रेडिक्शन देखें, कुछ जो चीजें लोग प्रेडिक्ट कर गए हैं, तो ये हमारा टाइम जो है अभी से लेके मार्च अप्रैल तक का बहुत खतरनाक है। और अभी से एक महीना, आज से एक महीना 10 नवंबर का टाइम भारत के लिए भी बहुत ट्रिकी है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये यहाँ भी एक्टिवेट होंगे। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखा, वो उन्होंने प्रोटेस्ट निकालने की कोशिश की थी, चलो उन पे एफआईआर हो गया। अरे यहाँ नहीं के करने तो सस्ते अरब जो है ना, यहाँ के सस्ते अरब जो है वो समझते तो है नहीं सिचुएशन को। उनको बस वही नहीं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस ये चक्कर में जो है वो इनका मामला चलता है। हमारे सस्ते अरब लोग का जोशीले होते हैं, बस ये देख रहे कि भाई वो जो है वो जमीन जो है वो असल में फिलिस्तीनों की है, इजराइल ने उसको कब्जा किया है। इनका दिमाग इतना तक ही चलता है, दिमाग होता नहीं है, घुटने में रहता है, दिल से सोचते हैं। तो हमारे वहां के भी उछलेंगे जी। और अगर जी। साहिल भाई ये हिस्ट्री समझे ना, इजराइल फलस्तीनी कॉन्सेप्ट बहुत लंबी हिस्ट्री, इस पे एक प्रोग्राम हो सकता है। इन्हें हिस्ट्री कुछ नहीं पता, इन्हें ये नहीं पता कि अब मुझसे लोग पूछे थे हिजबुल्लाह कूदेगा, मैंने कहा 101% कूदेगा। अरे क्यों? मैं कह रहा उनकी दुकान इस पे चलती है, पैसा इसी नाम का लेते हैं। मतलब उनके लिए तो ये वही वाली बात है ना, मुझे पूछोगे यार दिवाली के दिन हलवाई मिठाई बेचेगा, कह रहे यार दिवाली पे नहीं बेचेगा तो कब बेचेगा? तो ये तो उसकी दिवाली है, वो तो कूदेगा ही कूदेगा। हिजबुल्लाह अब तक जो पैसा उठाता रहा दुनिया भर से, इसी कूदेगा। ईरान की इकोनॉमी खत्म है, छोटी सी आबादी है, इतना बड़ा तेल है, क्या कर लिया खोमेनी? वाट लगा दी कंट्री की। इराक की परिस्थिति देखिए, मुसलमान कंट्रियों में माइनस तेल कुछ नहीं है। तेल पे भी कौन सी, सऊदी अरब एक दो और कंट्री है जो संपन्न है। भाई 57 मुल्क है, 2-3 संपन्न है, बाकियों के पास बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। ये सोच नहीं रहे भाई 57 मुसलमान कंट्रियां दुनिया को क्या दे रही है, कोई नहीं पूछ रहा। भाई गोरों ने इतना दिया, हमने दिया, जीवों ने दिया, आप क्या दे रहे दुनिया को? आपकी दुनिया को क्यों जरूरत है? ठीक है आपके पास तेल है, तेल तो कल को आप नहीं रहोगे, तेल तो तब भी जमीन के नीचे है ना, ये लोग भी भूल जाते हैं। तो ये जो और दुनिया तो ऑल्टरनेटिव्स पे आ रही है ना, तेल की भी तो आगे तो इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और ये जो यूएई ने स्टैंड लिया, बड़ा समझदारी का स्टैंड लिया यूएई। अच्छा एमबीएस भी फंसा पड़ा, वो स्टैंड लेना चाहता, पर उसके जो चचेरे मेरे भाई हैं वो उसके अगेंस्ट चले जाएंगे, उसी का वो सरतन से जुदा कर देंगे। तो आप जानते हैं ना वहां कैसे सिस्टम चलता है। तो जबकि एमबीएस चाहता कि सऊदी आगे चले, फॉरवर्ड हो, पर ये जो हमारा ये ईरान है, यहाँ लफड़ा मेजर। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और ये आपका टर्की, ये मिलके बहुत भयंकर खिचड़ी बना रहे। देखिए ईरान की इकोनॉमी खत्म है, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो उठेगा नहीं। अगर ईरान की रिफाइनरियों को निकाल दो, 20 साल तो गए वो पीछे, कुछ नहीं बचेगा ईरान। यहाँ टर्की के आपको पता है इकोनॉमी की हालत खस्ता है, 120 से 130% इन्फ्लेशन, दुनिया में सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। तो वहां क्या बचा है टर्की? तो खलीफा के पास कुछ नहीं बचा। तो अगर आप देखोगे जो फुकरे हैं सारे यही कूद रहे हैं। लेबनान में करीब नंबर 3 है इन्फ्लेशन हाईएस्ट दुनिया में। तो लेबनान को देखो आप, ये टर्की को देखो, और यहाँ पे इस ईरान को देखो। भाई जिसके मतलब इस जमीन पे तो उसको लिए कुछ बचा नहीं, वो सोच रहे इस जमीन पे क्या करना, ऊपर ही मिलेगा जो मिलेगा, ऊपर जाने का टिकट ढूंढता हूँ कैसे चला जाऊँ। सच्चाई ये है, उनके पास कुछ बचा नहीं। और ये जो हुकूमतें हैं, इनको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया, इन्होंने सारा बर्बाद कर दिया। खलीफा ने टर्की को बर्बाद कर दिया, खुमेनी ने ईरान को बर्बाद किया। और ये जो कहते हैं ना आपका, खैर ये पाकिस्तान तो आप जानती हैं, मैं पाकिस्तान का क्या बोलूं, कुछ नाम ही काफी है उनका। और ये हिजबुल्लाह, हमाद जैसे संस्थानों को पैदा करना, इनको खाद पानी देना। कतर वाले जी, अब आप सोचिए, कतर कहता मैं यूएस का अलाई, यूएस के अलाई के यहाँ बैठा हुआ इस्माइल हनिया नमाज शुक्राना अदा कर रहा कि यहूदियों को हमास वाले कैसे मार, टीवी पे देख के। ये आप देखिए, वीडियो कहीं भी मिल जाएगा, हमारे दर्शक देख सकते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन द हिपोक्रेसी? ये हिपोक्रेसी हो रही दुनिया में। साहिल भाई सवाल ये है, दुनिया कब तक बर्दाश्त करेगी? पानी यहाँ तक आ गया, अब पानी यहाँ तक आ गया, क्योंकि अब आप कंट्रियों पे कब्जा करने लगो। पहले आप कहीं कार में बम रखते थे, कार फायरिंग करते थे, चलो दुनिया आपको बर्दाश्त करती थी। अगर आप जमीन और जोरों पे कब्जा करने चले, वो तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप एक चीज भूल रहे हो, यूरोप में 1000 साल के खून खराबे का इतिहास है।
वो तो पिछले कुछ साल 60-70 साल 100 साल से वो शांत है। नहीं तो यूरोप में जितना खून बहा उतना तो कहीं नहीं बहा। तो ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट से शुरू होकर यूरोप में जाएगा। आपने पीछे फ्रांस में देखा क्या हो रहा है, आपने ये देख रहे आज सारा यूरोप कांपा हुआ इस मॉडल को देख के। यार कहीं इस मॉडल को देख के हमें कब्जा तो नहीं करेंगे, कहीं इस मॉडल को देख के हमारी वाट तो नहीं लगाएंगे। तो साहिल भाई स्थिति बहुत भयंकर है, और ये हिजबुल्ला, हमास, ये सादात और ये पाकिस्तानी और ये सब मिलके दुनिया की ऐसी तैसी कराने, ये सारे फुकरे हैं, ये सारे भिखमंगे हैं, ये सारे नंगे हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। किसी के पास कुछ नहीं बचा, कह रहे यार अब हमें क्या करना, ऊपर ही मिलेगा जो मिलेगा। तो इस मेंटेलिटी से दुनिया को अभी बचाना, इस मेंटेलिटी से लड़ना है। इसीलिए मैंने कहा था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस होगा, ये मिडिल ईस्ट से शुरू पर अल्टीमेटली खत्म होगा ये यूरोप में। और ये जो विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति बन रही है और परमाणु युद्ध जैसी परिस्थिति बन रही है, ये बहुत डरावना सच है। देखिए भारत पे कोई फतह नहीं कर पाया। अगर कोई सोचता मैं भारत फतह कर लूंगा और अपना झंडा लगाऊंगा, वो झंडा देखने के लिए वो जिंदा ही नहीं रहेगा। हम रहे ना रहे तुम तो नहीं रहोगे, इस चीज पे तो मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। तो इसीलिए जब मोदी जी आए थे तो सबसे पहले इंडिया को न्यूक्लियर ट्रायड बनाया गया, ताकि हम तीनों जगह से परमाणु हथियार अपने यूज कर सके। और हमारे पास अब बहुत कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान के तो कैंपस का नहीं। पर ये जो भिखारी पाकिस्तान है, ये जो फुकरा ईरान है, ये जो फुकरी टर्की है, अब यार ये तो ना मतलब दुनिया की इकोनॉमी से ये हार चुके हैं, ये निकल चुके हैं। अब ये रेस में है ही नहीं। अब ये क्या कर रहे हैं, अब हम ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर जाने की व्यवस्था कैसे करें, कैसे लोग को मरवाएं, कैसे दुनिया में अराजकता फैलाए, कैसे हर का काम खराब करें, ये उस दौड़ में लग गए हैं। ये है आज की वास्तविकता। मतलब कहने को तो बहुत कुछ है साहिल भाई, बट हमारे पास समय की मर्यादा भी है। शायद पता नहीं आप प्रश्न लेते नहीं लेते लोगों से, अगर कुछ प्रश्न भी है तो कुछ थोड़े बहुत प्रश्न भी ले लेते हैं। 10-1 मिनट बचे हैं हमारे पास। तो ये एक अच्छा मैंने गागर में सागर बनने की कोशिश की है मैंने। सागर में बहुत अच्छे से आपने जो एनालाइज करके हमें बताया है, बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने बताया है। लोग भी कमेंट कर रहे थे। अच्छा मेरा सवाल ये है, और यार जिनको अगर सुमित जी से कुछ स्पेसिफिक सवाल करना है तो वो सुपर चैट के माध्यम से अपना सवाल रख सकता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाता है तो दुनिया का क्या मतलब क्या रहेगा, कितने साल पीछे इंसानियत जाएगी, क्या सिचुएशन रहेगा अगर ये हो जाता है? ना हो, नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं अगर होना। हो जाता है तो क्या होगा? देखिए अब की बार जो लड़ाई होगी ना, अनफॉर्चुनेटली इसमें परमाणु हथियार यूज करने का पूरा पूरा चांस है। ये दुनिया की काया पलट देगा। क्योंकि देखिए अगर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की लड़ाई होती है, जो काफी लोग प्रेडिक्ट कर चुके हैं, इसमें अल्टीमेटली क्रिश्चियनिटी जीतेगी, क्योंकि मुसलमानों के पास इतना पावर, ना इतनी आबादी है, ना इतना पावर है, ना इतनी टेक्नोलॉजी। तो अगर जब आप देखिए हमास क्या कर रहा है, ये वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू करवा रहा है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होगा तो दुनिया 20-1 साल पीछे जाएगी, क्रिश्चियन तो फिर उठ जाएंगे, क्रिश्चियन फिर उठ जाएंगे। पर अमेरिका जैसी कंट्री या यूरोप, चाइना, पाकिस्तान, ये सब तबाह होकर रह जाएंगे। और देखिए हमें जब तक तो कोई छेड़ेगा नहीं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, हमारा तो सिद्धांत हुआ है। पर अगर किसी ने छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं, हम तो इस पे चलते हैं। तो यहाँ भी घटनाएं हो सकती है। देखिए ये आजकल की लड़ाई मिसाइलों की लड़ाई है, ड्रोनों की लड़ाई। आजकल तोपों की लड़ाई नहीं हुई, जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब कह रहे थे ऐसे थोड़ी तोपें आएंगी जाएंगी। तो मिसाइलों की लड़ाई यहाँ, जिसके बाद जितना फायर पावर है वो उतना बड़ा बादशाह आज के डेट। और दुनिया में 10-12 लोग हैं, जिन मुल्क है जिनके पास परमाणु हथियार तो है। तो साहिल भाई इसकी परिकल्पना करना भी बहुत डेंजरस है, ये सोचना ही बहुत डेंजरस है कि क्या होगा। कुछ भी हो सकता है। इंसानियत के लिए बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई है, कटसी हमास और कटसी सपोर्ट ऑफ इस्लामिक कंट्रीज टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक हमास। आप पैलेस्तीन को सपोर्ट करो, कोई आपत्ति नहीं, बट ये जो आप आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करते हो इस्लाम के नाम पे, यहाँ बहुत बड़ी करेक्शन चाहिए, कोर्स करेक्शन चाहिए। अन्यथा आज नहीं कल परसों ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, मेरी बात लिख के रखिएगा, पब्लिक फोरम पे कह रहा हूँ, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस इमिनेंट है, इसको कोई नहीं रोक पाए। क्योंकि मैं आज देख के हैरान हो गया, आतंकवाद का खुला समर्थन, खुला और डायरेक्ट समर्थन हो रहा है कि भाई ये मतलब क्या विडम्बना, मतलब व्हाट इज दिस मेंटालिटी अबाउट यार। आप एक मुसलमान कंट्री को समर्थन करो, मुझे समझ आता है, बट आप एक आतंकवादी संगठन को समर्थन कर रहे हो जो आतंकवादी है, जो दुनिया भर से पैसा लेके ये करता है। इस्माइल हनिया तो खुद कतर में रहता है, और उसकी कितनी बीवी है, कितनी मिस्ट्रेस है, उस पर जाऊंगा भी नहीं, वो तो आप जानते होंगे कहाँ कहाँ तक जाता है। वो विषय नहीं है।
बट चलिए दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन सर। सवाल ले लेते हैं। पवन कुमार मेंबर बने हैं, बहुत शुक्रिया। जेआर साहब कह रहे हैं भाई मौलाना ध्रुव पिठी was quoting Spider-Man and saying Israel being more powerful should take responsibility and do ceasefire and promote non-violence. What is your view? सुमित जी, देखिए सीज ये फायर ध्रुव का शेट्टी मतलब साहब जो है इनकी काफी वो है, तो इनके ये अगर उन्होंने इस तरीके से कहा है, हाउ हाउ यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए ये सब टूल किट का हिस्सा है, ये सब पेड़ हैं, ये सब जर्मनी में रह के अपनी दुकान चलाते हैं। सवाल ये है, अगर आप मेरे घर में घुस के मेरे कुछ हजार लोग मारोगे, फिर क्या तो मैं सीज फायर कर लूं? तो मैं तो आतंकवाद को प्रमोट कर रहा हूं ना। इजराइल की लड़ाई मुसलमान से नहीं, इजराइल की लड़ाई पैलेस्टीन से नहीं, इजराइल की लड़ाई हमास से। ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इसराइल पैलेस्टीन इज इक्वल टू मुसलमान इज इक्वल टू हमास, एक ही चीज। इजराइल जो बमबारी कर रहा हमास पे कर रहा, पैलेस्टीन पे नहीं कर रहा। इजराइल की लड़ाई मुसलमानों से नहीं, इजराइल की लड़ाई आतंकवादी संगठन हमास से। जब हमने अटैक किया ना, हमने पाकिस्तान को नहीं किया, पाकिस्तान की मिलिट्री ने किया। हमने बालाकोट में मौलाना मसूद अजहर को अटैक किया और उसको नेस्तनाबूद कर दिया। उरी में हमने आतंकवादियों को मारा। पाकिस्तान या पाकिस्तानी मिलिट्री पे हमला करने नहीं गए थे। भाई दुनिया में यू हैव अ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में ये लोग इस चीज को बना रहे हैं। हमास पे मतलब अटैक, मतलब पैलेस्टीन पे अटैक, मतलब मुसलमानों पे अटैक। ये उस चीज पे आग में घी डालने का काम कर रहा है, ये जो जिसकी बात हो रही है। जी थैंक यू। कपिल हजारिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया कंट्रीब्यूशन के लिए। मनोज यादव कह रहे हैं नो पैलेस्टाइन और लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट इज इन प्ले, व्हाट एक्चुअली इज इन प्ले आर तिरमिजी 2236, मुस्लिम 2922, मुस्नद अहमद 215। थैंक यू मनोज भाई, ये हदीसों से हवाला दे रहे हैं। गुल्लू भाई कह रहे हैं मोहम्मद, अरे भाई इस तरीके के प्लीज आप लोग सुपर चैट्स ना भेजे यार। क्या चाहते हैं आप? चैनल उड़वाना चाहते हैं इस तरीके से सुपर चैट भेज के? जेविन पटेल, साहिल भाई जाकिर नायक का पैलेस्टीन का वीडियो लिंक डाला है व्हाट्सएप पे 7:35 को, हो सके तो स्ट्रीम पे भी दिखाए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। चलिए मुझे पहले वो देखना पड़ेगा, वक्त की बहुत किल्लत है, 4-5 मिनट हमारे पास पड़ा है। कुछ अगर स्पेसिफिक सवाल आपको सुमित जी से करना है तो आप कर सकते हैं। अमित भाई कह रहे हैं धन्यवाद आप आए इस चैनल पर सुमित जी, गजब हो आप, ये आपके लिए है सुमित जी। धन्यवाद धन्यवाद सर। आलोक साहू कह रहे सुधांशु त्रिवेदी सर को लाओ, अच्छा डिबेट होगा। चलिए मैं कोशिश करूंगा उनसे भी संपर्क करने की, अगर वो आते हैं तो करते हैं। जेआर साहब कह रहे दोस पीसफुल्स हु कम हियर एंड से दैट ऑल दिस सेक्स स्लेवरी यूज्ड टू हैपन ऑन 7th century शुड फील अशेम्ड नाउ। बिल्कुल सर, बल्कि जो कुरान का हुक्म है वो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, वो कयामत तक का रहेगा। कुरान ने स्लेवरी को बाकी रखा है, एबॉलिश नहीं किया है। ये कयामत तक अल्लाह के इस फैसले को कोई मुल्ला मौलवी चेंज नहीं कर सकता। हाँ, आपको धोखा जरूर दे सकते हैं कि नहीं है, लेकिन चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये हमारे एक हजरत है, ये आप पे जो है पिनके हुए हैं सुमित जी, कह रहे हैं ये लाल जैकेट वाला इजराइल का दलाल है क्या? इजराइल मारे तो गुड फाइट और हमास मारे तो टेररिज्म, बेगैरती इस भूमि अब्बास अली भाई देखिए देखिए, अगर अगर हमास हमला नहीं करता तो इसराइल रिटेलिएट नहीं करता, सीधी सी बात चल रही थी ना। वो अपनी जगह या अपनी जगह। अब पाकिस्तान भाई हम पे हमला करेगा, हमारे भाई मारेगा, हम जवाब नहीं देंगे? हम जवाब देंगे। ये असल में अब्बास भाई हमारे चैनल के पुराने डंगर है, तो बीच बीच में इस तरीके के कमेंट्स करते रहते हैं। जयर भाई कह रहे हैं सुमित पीर जी, यूएस इज डोगला कंट्री, दे नीड पीसफुल कंट्री लाइक पाकिस्तान टू असर्ट देयर सॉफ्ट पावर, सो दे विल नेवर गो फॉर अ फुल फ्लेज वॉर। व्हाट्स योर व्यू? देखिए यूएस की अभी जो परिस्थिति है ना, आपको समझना पड़ेगा जेआर जी। जो 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 यूएस की इकोनॉमी, उसको कौन चलाता है? जूस। यूएस में बड़े बड़े जो गूगल वाले हैं, फेसबुक वाले, कौन है? ये सारे जूस है। यहूदियों से पंगा लेके यूएस भी नहीं चल सकता। रॉथशाइल्ड जो बड़े खानदान जिनकी ट्रिलियन में बढ़ती है, ये कौन है? जूस। ये दुनिया को चलाते हैं मेरे भाई। डीप स्टेट कौन है? डीप स्टेट में यही तो खिलाड़ी हैं। तो अगर आप डीप स्टेट को समझेंगे, आप समझ सकते हैं कि कोई भी यहूदियों से पंगा नहीं ले सकता, अमेरिका नहीं ले सकता। अमेरिका यहूदियों का गुलाम है, ये माने। जहां यहूदी बोलेंगे वहां दस्तखत कर देगा। तो ये ना सोचेंगे, ये ना सोचे आप, ये अगर यहूदी इन्वॉल्व नहीं होते ना, तब अमेरिका अपनी राजनीति कर जाता। पर यहूदी इन्वॉल्व है, देखो सीधा जंगी बेड़ा भेज दिया बिना क्वेश्चन मार्क लगाए। ये देख रहे हैं। वाह, मतलब इतना उन्होंने अपना लोहा मनवाया हुआ है पूरी दुनिया पर। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया की इकोनॉमी उनके पास
यू लाइक इट और नॉट, दिस रियलिटी। और मोमिन हजरात जो है, मुसल्टे हजरात जो है, वो उनसे पंगा लेने की सोच रहे हैं, जो पूरी अरे दुनिया अमेरिका को की चला रहा औकात नहीं भाई, अमेरिका की औकात नहीं पंगा लेने की। कहते हैं ना अष्टांग प्रणाम करता है अमेरिका उनके सामने, ये सच्चाई है। आप देखो किसके कहने पे अमेरिका 24 घंटे में जंगी जहां भेड़ा भेज देता है, और बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन को कहा आई हैव टू डू इट, मतलब करना है मुझे, बात खत्म। सुमित जी क्या कह रहे हैं? अमित भाई कह रहे हैं, सुमित जी एक्स मुस्लिम को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करो, क्योंकि इन लोगों को भी जीने का अधिकार है। जो भी इन्हें धमकी दे उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई, हर एक को जीने का अधिकार है, ये हमें संविधान देता है, और ये बिल्कुल हक मिलना चाहिए, और इसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, जरूर बात करेंगे। थैंक यू सुमित जी। राहुल कुमार कह रहे हैं, आई एम रियली हैप्पी सुमित पीर स्टॉप गिविंग स्पेस टू पाक यूट्यूबर्स, स्पेशल टू कमर चीमा, ऑल्सो थैंक्स टू मेजर गौरव आर्या। थैंक सजेशन है आपके लिए। नहीं वो मैं बता दूं, मैं जब से पाकिस्तान यूट्यूबर्स का मुझे सारा मॉडस ऑपरेटी समझ आया, ये सब ISPR के लिए काम करते हैं। $25 मिलियन आता पाकिस्तान में यूट्यूबर्स के माध्यम से, इसीलिए ISPR का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, हर कोई ISPR से जुड़ा है। तो पहले तो मैंने कहा यार एक पर्सपेक्टिव रखा जाए, मतलब ना लोगों तक पहुंचा जाए। जब मुझे ये इनकी कहानी समझ आई तो मैंने कहा यार मैं इनके प्रोपेगेंडा में नहीं फंसूंगा, आई विल नॉट हेल्प देम टू मेक मनी। अब बात आपके हाथ में, हमारे इंडियन चैनल बहुत है, उनको देखिए। आपको इंडिया का पर्सपेक्टिव पाकिस्तान से लेने की जरूरत नहीं है। देखिए जॉर्ज बुश क्या बोलेगा, शी जिनपिंग, पुतिन क्या बोलेगा, इन 3 लोगों का ओपिनियन मैटर करता है जब जहां तक भारत की बात आती है। ये भिखारी नंगा फंगा पाकिस्तान, जितना पाकिस्तान की औकात है उससे ज्यादा मुकेश अंबानी जी की औकात है। किसकी बात सुनो, उसका यूट्यूबर, मतलब समझ रहे हो ना क्या, मतलब आप खुद ही अपना अपमान करो उनकी बात सुन के, मैं क्या बोलूं जी। गंगाधरी शक्तिमान भाई कह रहे हैं, जितने भी लोग यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ईयर बैग दे दो, साल बर्बाद कर दो सबका, एंड JNU एंड AMU की फीस की सब्सिडी खत्म कर दो, सारे क्रांतिकारी घर बैठ जाएंगे। देखिए मैं तो चाहता हूं जो लोग ऐसी एक्टिविटियों में संलग्न होते हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी शासन प्रशासन को उचित लगे, मैं तो कह रहा हूं उन पे पेनल्टी लगाई जाए, मतलब फीस ही क्यों लगाई, पेनल्टी लगाई जाए। जो शासन प्रशासन को अच्छा लगे, सख्त से सख्त कार्रवाई। बिकॉज हमारा जो सिपाही खड़ा है ना AK-47 लेके, भाई वो तनख्वाह के लिए नहीं खड़ा, उसके खून में, उसके देश में, उसके दिमाग में देश है। वो देश के मरने के लिए, गोली खाने के लिए खड़ा है सिर्फ सरहद पे। और अंदर बैठ के, सुरक्षा में बैठ के उन सिपाहियों की ऐसी हरकत करोगे, ये गद्दारी है देश के साथ, ये मेरा मानना है। अच्छा वो AMU बिल्कुल, वाला वीडियो थोड़ा सा साहिल भाई 10 सेकंड के लिए चला देता हूँ। सुमित जी आपने देखा ही होगा। हाँ चलाइए, हाँ ये वाला। इन दिनों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सैकड़ों छात्र ने फिलिस्तीन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की है, जबकि देखिए भाई साहब, ये चीज मैंने पहले ही कह दी थी ना, ये इनको बस एक दिमाग में चलता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस वही चल रहा बस। अरे यार जी। मुझे एक बात बताओ, मैं इन बेवकूफों को बता दूं यार, एक बात बताओ, तुम भारत में रह रहे हो, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा वो है, सब कुछ यहाँ खाना पानी बढ़िया मिल रहा है। मैं कुछ एक चीज बोलूंगा, अगर इन नौजवानों को बोलूं, अगर तुम पाकिस्तान में आज होते तो तुम्हारी हालत क्या होती, खाने के वांदे पड़ गए होते, पढ़ाई नहीं कर रहे होते, आज तुम पठान क्या नौकरी कर रहे हो। सच्चाई है ये एकदम हकीकत आपने बताई। यहाँ पे असल में इनको ना चर्बी चढ़ जाती है, सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, आजादी मिल रही है, तो इनको मस्ती चढ़ी हुई है। ये जिस वही दिन चढ़ी जाके पाकिस्तान में रहेंगे, अफगानिस्तान में जाके जिस दिन रहे ना, तो ये 1 महीने के अंदर इनकी चर्बी खत्म हो जाएगी। मैं तो ये इनको इस तरीके कहता हूँ के यार, लोगों को भेजना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इन लोगों को वीजा दो और इनको बोलो 1-1 महीना पाकिस्तान अफगानिस्तान में रहो। मैं कह रहा हूँ यहाँ आके ये मिट्टी को नहीं चूमेंगे ना, चाटेंगे मिट्टी को आके, मेरा नाम बदल देना। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। हंटर जी कह रहे, सुमित जी व्हाट अबाउट पाकिस्तानी मेंटालिटी इन इंडिया? जज्बा हिंद, सिंपल। जब भी आएंगे तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। राहुल कुमार कह रहे हैं, मिस्टर सुमित पीर, व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑन कांग्रेस सपोर्टिंग हमास एंड व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक सो मच टाइम टू कंडेम द टेरर अटैक? राहुल भाई 2:30 बजे सबसे बड़े विश्व लीडर अगर किसी ने ट्वीट किया वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, उसके बाद पूरी दुनिया के ट्वीट आए
2:30 बजे उनका ट्वीट आया, वो ट्वीट देखिए, उसके नीचे सबसे पहला मेरा कमेंट, तो वो भी आप देखिएगा जरूर, मतलब लाखों लोगों ने देखा अब तक, चलिए अच्छी बात है। तो और दूसरी बात है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस की राजनीति का, अभी मैं टीवी डिबेट पे था, अभी नेशनल चैट टीवी पे, कांग्रेस ने पहले बोला इजराइल जो किया भाई हमास ने गलत किया, फिर उन्हें लगा यार ये मुसलमान वोट बैंक खुल जाएगा, तो उन्होंने आप फिर पलटी मार दी, नहीं पैलेस्टीन का भी ये है। देखिए कांग्रेस करता तुष्टिकरण की राजनीति, मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम पिछले 75 साल से कांग्रेस बखूबी कर रहा और करता रहेगा। अब तो ये मुसलमानों को सोचना लो कब तक बेवकूफ बने, अब उसमें कोई क्या, वो तो पॉलिटिशियन, उसका तो काम ही है बेवकूफ बनाना। तुम सोचो तुम्हें यहाँ हिंदुस्तान में क्या मिल रहा, पाकिस्तान में क्या है, कुवैत में क्या है, सीरिया में क्या है, यमन में क्या है, मोरक्को में क्या, मोरितानिया में क्या, मैं तो हर एक कंट्री का स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स सब मेरे यहाँ पे है, मैं कोई नोट्स नहीं बनाता ना देखा, मेरे सब यहाँ पे, मैं एक एक चीज पैरामीटर गिना दूंगा। और साहिल भाई 5000 डिबेट टीवी पे और 1000 डिजिटल टीवी पे तो कर चुका हूँ, तो इसीलिए मेरे को ये सारी चीजें याद है। इसीलिए जो यहाँ पैदा हुआ ना भाई, खुदा का शुक्र करो कि तुम यहाँ पैदा हुए, अगर लाइन के उस पार पैदा होते। अफगानिस्तान का एक आंकड़ा बताता हूँ आपको, पता बर्थ रेट कितनी, 3.5%, एक औरत जबकि 6 बच्चों को जन्म देती है, जो अफ्रीका के बाद हाईएस्ट है। आपको पता डेथ रेट कितनी अफगानिस्तान की, 13.5%। इट्स द कंट्री ऑफ डाइंग, ये कोई नहीं बता, 13.5%। दिस इज रियलिटी। गूगल भाई कह रहे व्हाट इज भारत टुडे इफ आरएसएस नॉट फॉर्म्ड इन 1925? भारत तो होता ही नहीं ना, अब तक तो टुकड़े हो गए होते, कोई यहाँ जाता कोई वहां जाता, 10-12 कंट्रियां बन गई होती। अच्छा सुमित जी, कोशिश करिएगा एकदम शॉर्ट में आंसर देने, क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास। JR भाई कह रहे सुमित पीर जी, इफ यू एनालाइज वर्ल्ड वॉर 1 and 2 दैट हैपेंड बिटवीन इक्वल पावर्स, बट हियर इट्स ह्यूजली मिसमैच, सो देयर इज इन मच पॉसिबिलिटी ऑफ फुल ब्लोन वॉर। मेरे भाई आप एक चीज भूल रहे हैं, पाकिस्तान के पास कुछ बचा कुछ न्यूक्लियर आर्सेनल है, और ये जो चाइना है, अगर कहते हैं ना कि शैतान की औलाद, और मतलब क्या बोलूं मैं, जबान को कंट्रोल करा, वो चाइना किसी के बाप का नहीं है। चाइना किस तरह पलटेगा कुछ नहीं पता, इनका ना खुदा ना नाखुदा, ये सबसे खतरनाक मुल्क है। हर्षित आर्यन, सुमित सर, कैन यू प्लीज एलैबोरेट द एस्केलेशन लेवल ऑफ दिस वॉर इन सिग्निफिकेंस ऑफ इजराइल रिस्पांस? बताया तो था ना अभी, पूरी स्ट्रीम तो उसी बारे में। अगर कोई कूदा इसमें तो ये लड़ाई बढ़ेगी मेरे। मैं यही ऊपर वाले से मांगो कोई और कंट्री इसमें कूदे ना, हमास का हिसाब किताब होना, हिजबुल्लाह को होना, मेरा जो आइडिया ईरान का भी हिसाब किताब, आपकी बात, तीनों का। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं, अरफा यार यूजर नेम देखे आपने, नाखून से खतना इज माय पार्ट टाइम जॉब। सुमित जी अच्छा ये कह रहे अरफा जुबैर, साइमा राना। हाँ, क्योंकि सही अल बुखारी 6011 के मुताबिक पूरी उम्मा एक ही शरीर है। जी आपकी बात बिल्कुल सही है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। टी कलाई, ध्रुव राठी सेड वॉर की वजह से इनोसेंट्स मरे ना। तो भाई वो तो दोनों जगह से मरे यार, वो ध्रुव राठी करेगा, वो तो खुमैनी और इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह डिसाइड करेंगे ना, और बेंजामिन नेतन्याहू। तो इसको बोला ध्रुव राठी को अपनी एडवाइस जाके हसन नसरुल्लाह के घर चला जा, और ये जो है ना हमारा इस्माइल हनिया इसके घर चला जा, और खुमैनी से मिल के आ, जब तीनों का कंसेंसस हो फिर यूट्यूब पे वीडियो बना लेना, क्या दिक्कत है, सिंपल। गोलो टकलो भाई कह रहे वर्ल्ड वॉर 3 काफिर्स वर्सेस मोमिन्स विद राहुल गांधी, इंडी ब्लॉक, पुतिन, राणा यूब एक्सेट्रा, एंड इफ मोमिन वन, वर्ल्ड वॉर 4 मोमिन वर्सेस राखी सावंत। इस विषय पे गोलू जी मेरा कोई ध्यान नहीं है। डार्क बैट कह रहे सर शॉर्ट में बता सकते हैं क्या जमीन किसकी है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि ओरिजिनली किसकी है, वो यहूदियों की है या फिलिस्तीन की है? आपकी क्या राय है इसमें? ये जो जमीन थी, आप देखिए अगर आप इस्लाम में जाएंगे तो यहूदियों का और इस्लाम का ओरिजिन तो लगभग सेम ही है ना, हजरत इब्राहिम से आता है, राइट, ओरिजिन वही है। तो ये जो जमीन थी ये पहले यहूदियों की थी, इससे फिर मुसलमानों ने इस पर कब्जा कर लिया, फिर यहूदियों ने फिर वापस कब्जा कर लिया। स्टोरी है 3 पार्ट में। ओके, थैंक यू। और भाई को मैं कहूंगा कि कल हमारे एडन साहब ने स्टार्टिंग की जो उनकी स्ट्रीम थी 10 मिनट में ये एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिए, तो डिटेल में आपको इस पे जवाब मिल जाएगा।
एफएम साहब कह रहे जब अटैक हमास ने किया तो इस लड़ाई को इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन क्यों बोला जा रहा है? जी, वैलिड बिल्कुल सवाल है। सही, मैंने कहा, मैंने ये यही समझाया था, ये कोशिश की जा रही है कि इसको इजराइल वर्सेस, इट इज इजराइल वर्सेस हमास, इट इज नॉट इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन, इट इज नॉट इजराइल वर्सेस मुस्लिम। ये चीज को मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं। जी, जेआर भाई कह रहे some Soros are big time Dogla. They also want Gaza to exist. If they actually wanted to get rid of Gaza, it could have done long time back. देखिए ये जो सोरोज वोरोज है ये डीप स्टेट का पार्ट है। डीप स्टेट डज नॉट बिलीव इन बाउंड्रीज। वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको अभी नहीं समझा पाऊंगा। इट डजंट बिलीव इन बाउंड्रीज। वो चाहते हैं दुनिया की इकोनॉमी हमारे बाप की जागी रहे और उसके लिए ये लड़ता है, वो मरता, ये मरे, वो मरे, मरता रहे, कैंसर जारी रहे, खून रिसता रहे, ताकि लीच को खून चूसते रहे। सीधी सी बात, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं। केएचवी भाई का भी एक सवाल है, सुमित जी, if head of snake Hamas is sitting in Qatar, what's the use of war? Why doesn't US straight away for Qatar's financial assets? अरे भाई, तभी वही तो समझा रहा था। कतर कहने को यूएस का नॉन स्ट्रेटेजिक एलाई है मिडिल ईस्ट में। क्या बात कर रहे हैं आप? एक्स मुस्लिम कमाल भाई कह रहे it seems Palestinians aren't serious about peace. बिल्कुल नहीं। अगर पीस को सीरियस होते, दे विल हैव नॉट लेट हमास डू व्हाट दे डिड। और ये जो बच्चे गए ना 16 से 22-23 साल के लड़के, ये पैलेस्तीनी तो है सारे। ये कहाँ के? ये कोई बाहर से तो आए नहीं। ट्रेनिंग पाकिस्तान ने दी है, तो वही ना। अरब का रसगुल्ला कह रहे क्या इस बार गाजा स्ट्रिप वाइप आउट होगा? पूरा प्लान वही है और इम्कान वही लगा। लास्ट क्वेश्चन जेआर भाई का, भाई आप ये मास्क के पीछे से इतनी अच्छी तरह देख कैसे पा रहे हो? आपको मौलाना ध्रुव पिठी ने स्पाइडरमैन वाले लेंस दिए भाई इसमें खड्डा है जो आपको दिख ले रहा है यार भाई मैं आपको बताऊं, 5000 टीवी डिबेट पिछले 7 सालों में, 1000 डिजिटल इंटरव्यू, 500 पेपरों में आर्टिकल, 80 कंट्रियों घूम चुका हूँ, 3 कॉन्टिनेंट में रह चुका हूँ, दुनिया के बड़े बड़े पोस्टों पे रह चुका हूँ। तो मुझे जियोपॉलिटिक्स मेरे खून में, मैंने जियोपॉलिटिक्स फील किए। 11 पासपोर्ट बच चुका हूँ ट्रैवल करके, 11। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, मुझे किसी विद्या की जरूरत नहीं है। मैं तो उनको ट्यूशन दूंगा। अगर मेरे सामने आ जाए ना, 5 मिनट नहीं टिकेगा। वाह वाह। पोर्शल विराम साहब थैंक यू, और टीसी बर्मन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा कि आज का जो था, और साथ ही साथ मेरा एक सवाल ये है कि क्या हमें जियोपॉलिटिक्स वाले सब्जेक्ट पर सुमित जी के साथ हर वीक में एक प्रोग्राम करना चाहिए? इसका जवाब आपने स्ट्रीम खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि क्या हम इस चैनल पर हफ्ते में एक दिन इस तरीके का 1 घंटे का प्रोग्राम सुमित जी के साथ जियोपॉलिटिक्स पर, करंट अफेयर्स पर आप लोगों को देखना पसंद आएगा? इधर नहीं बताना आपने, स्ट्रीम अभी क्लोज हो जाएगी, बताना है आपका रिस्पॉन्स जैसा रहेगा उस हिसाब से फिर मैं डिसाइड करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा सुमित जी को, और हम कुछ इस पे सेट करेंगे। तो ये आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कितने दिनों में करना है, नहीं करना है, कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, ये आपने बताना है। थैंक यू सो मच सुमित जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, और इतना नॉलेज आपने मुझे और हमारे सारे दर्शकों को दिया है, दिल से हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबको शुक्रिया, सबको धन्यवाद, और मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार। राहुल कुमार जाते जाते कह रहे हैं थैंक्स फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन, आई फॉलो यू ऑन पी गुरु। ओके, थैंक यू राहुल साहब। और ये कौन है? ग्रिम रीपर भाई कह रहे हैं सुमित जी प्लीज बी अ रेगुलर गेस्ट ऑन दिस चैनल, वी लव योर एनालिसिस। थैंक यू सर, थैंक यू। हिंदू कति कसाई भाई कह रहे हैं सुमित सर नमस्कार। सुमित सर जब से इजराइल के वीडियो देखे हैं मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा क्रोध है। ये तो हर किसी के अंदर क्रोध है ना इसको लेकर, स्वाभाविक है जी। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का स्ट्रीम को एक नए टॉपिक को, एक नए सब्जेक्ट को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए। 4200 लाइव व्यूअर्स हमें देख रहे थे, तो सभी का बहुत शुक्रिया। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक करे, शेयर करे सभी के साथ, और जैसे ही स्ट्रीम क्लोज हो कमेंट का नजराना देना ना भूले। वंस अगेन थैंक यू सो मच सुमित जी, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर बहुत जल्द विद अ न्यू टॉपिक। Thank you so much. Thank you, sir. Have a nice day. Bye.
चलिए दोस्तों, 9:30 बजे या 9:45 बजे हम फिर से मिलेंगे, जो हमारा रेगुलर टॉपिक होता है मोमिनों के साथ। का जो एपिसोड 2 है, जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि मोमिनों को अब से हॉस्पिटल जाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह ने एक रामबाण इलाज बताया है, उस पे हमने ऑलरेडी एक एपिसोड किया है। एपिसोड 2 पे आज हम करेंगे और हमारे प्यारे न्यारे फेवरेट हुज्जतुल मुर्तदीन साहब भी रहेंगे। तो 9:30 बजे या 9:45 को आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे